हेलो स्टूडेंट। देखो बेटा, आज के इस लेक्चर में हम कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम करेंगे, जिसमें रिलेटिव भी यूज हो सकता है, प्रोजेक्टाइल भी, मतलब अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कुछ ऐसे पूछते रहते हैं, उनको देखते हैं। वैसे मैं सर्कुलर मोशन पढ़ाने की सोच रहा था, लेकिन वो फिर हम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के बाद ही पढ़ेंगे। काइनेमेटिक्स भी वहीं पढ़ लेंगे और डायनामिक्स भी वहीं पढ़ लेंगे, सर्कुलर मोशन का दोनों का। ठीक है, तो अपन अब कंटिन्यू करते हैं, कुछ प्रॉब्लम लेते हैं। तो देखो, एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, देखा भी हो शायद किसी ने ऐसी प्रॉब्लम। तीन पर्सन है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल पे खड़े हैं। ठीक है, ये साइड लेंथ ए है इक्विलैटरल ट्रायंगल पे, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये कुछ ऐसा मोशन कर रहे हैं कि ए वाला जो पर्सन है वो हमेशा बी की तरफ मूव करेगा। मतलब जिधर भी बी जाएगा बस उसकी तरफ मूव करके चलता रहेगा, और उसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी वी। v कांस्टेंट स्पीड से b की तरफ मूव करेगा। b जो है वो c की तरफ मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड v से ही, और c जो है वो a की तरफ मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड v से। मतलब ये हमेशा b की तरफ मूव करेगा। b यदि इधर चला जाएगा तो ये अपनी डायरेक्शन इधर कर लेगा, b यदि यहां पहुंच जाएगा तो इधर कर लेगा, b जहां भी जाएगा घूम करके अपनी डायरेक्शन को, वेलोसिटी को उधर कर लेता है। लेकिन इसका मैग्नीट्यूड जो है, स्पीड जो है, वो कांस्टेंट रखेगा। तीनों ऐसा ही मोशन कर रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को लिखेंगे। थ्री पर्सन ए बी सी, थ्री पर्सन ए बी सी are standing on the vertex of a equilateral triangle of an equilateral triangle of the vertex of an equilateral triangle of side length a, of side length a. Person A moves towards B, sorry, person A always moves towards B with with constant speed v, with constant speed v, and B always moves towards C with same speed, with same speed, and person C also moves towards person A, also moves towards person A with same speed, with same speed. Then find time after which they meet. Then find time after which they meet. देखो बेटा, ये तीनों ऐसे हैं। एक्चुअल में क्या हो रहा होगा, पहले तो ये बताओ कहां पे मिलने की पॉसिबिलिटी, कहां मिलेंगे। तो देखो, तीनों जो हैं एकदम सिमेट्रिक पोजीशन पे खड़े हैं, और इनका जो मोशन है वो भी एकदम सिमेट्रिक सा ही है। तो इसका मतलब ये एक ऐसे पॉइंट पर मिलेंगे जो तीनों कॉर्नर के लिए सिमेट्रिक पॉइंट हो, तो वो होता है सेंट्रोइड। सेंट्रोइड पर मिलेंगे, सेंटर भी बोल सकते हैं इसको ट्राइंगल का, इक्विलेटरल ट्राइंगल का। तो ये सेंट्रोइड पर मिलने वाले हैं। ठीक है, एक्चुअल में देखो हो क्या रहा होगा, थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बना के देखते हैं इसको। ऐसे तीन हैं, ए बी सी। ठीक है, ए यहां है, बी यहां है, सी है। इनका मोशन कैसा होगा उसकी बात करते हैं। तो देखो बेटा, मैन ए हमेशा बी की तरफ मूव करेगा, लेकिन बी तो इधर की तरफ चल रहा है ना, तो थोड़ी देर बाद ये कहीं इधर पहुंच जाएगा, तो ये फिर अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा, और बी आगे पहुंचेगा तो और चेंज करता जाएगा, और ये फाइनली जाके यहां मिलेंगे। तो इनका मोशन देखना कुछ ऐसा होगा, इस टाइप से। बी का भी कुछ ऐसा ही होगा।
और सी का भी कुछ ऐसा मोशन है। ठीक है, इस टाइप से यहां सेंटर पे मिलेंगे। ये इनका पाथ रहा होगा। देखो तो मैं ऐसा क्यों बनाया मैंने, किसी टाइम पर ये यहां है ए, तो बी ए की तरफ चल रहा होगा, ऐसे है, बी यहां रहा होगा, तभी तो देखो इसकी जो वेलोसिटी है, मतलब यहां टेंजेंट जो है वो इसकी तरफ होगी। बी जो है वो सी की तरफ चल रहा होगा, यहां सी होगा, और सी जो है वो ए की तरफ चल रहा होगा, इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से ये। तो फिर बाद में देखो ये ए यहां आ गया होगा, बी यहां आ गया होगा, सी यहां आ गया होगा, और उसके बाद ऐसा ही कुछ रहा होगा कि सी चल के यहां कहीं आ गया होगा, ए चल के यहां कहीं आ गया होगा, या बी चल के कुछ यहां कहीं आ गया होगा, ऐसे। फाइनली कभी एक यहां पे होगा, दूसरा यहां कहीं होगा, तीसरा यहां कहीं होगा, ऐसा कुछ। ये मोशन कुछ ऐसा रहेगा। फिर ये इसमें होंगे इस टाइप से। तो देखो इनका मोशन कुछ ऐसा रहा होगा। तो एक्चुअल में देखो बेटा, तीनों एकदम सिमेट्रिक पाथ पे मूव कर रहे होंगे, एकदम एक जैसा मूवमेंट हो रहा होगा इन तीनों का। इनिशियली एक इक्विलेटरल ट्रायंगल पे है। तो मैं एक स्टेटमेंट बोलने वाला हूं कि यदि ये ऐसे मूव करेंगे और इनिशियली इक्विलेटरल ट्रायंगल से स्टार्ट किया है, तो ये जो है एक ट्रायंगल में ही मूव करेंगे, हमेशा तीनों मिलकर एक ट्रायंगल बनाएंगे, और वो ट्रायंगल जो है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, जिसका सेंटर वही होगा जो बड़े वाले ट्रायंगल का है। एक्चुअल में ये ट्रायंगल बस घूमता जाएगा ऐसे, देखो यहां से थोड़ा सा रोटेट हो गया है, लेकिन सेंटर अभी भी यही रहेगा, फिर घूमता जाएगा, फिर घूमता जाएगा, और छोटा होता चला जाएगा, साइड लेंथ क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी। मैं ऐसा इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि तीनों एकदम आइडेंटिकल मोशन में है। यदि इनका अलग अलग स्पीड होता तब तो फिर बता ही नहीं सकते हम कि क्या होगा, लेकिन तीनों एक जैसा मोशन कर रहे हैं, इसलिए मैं बता सकता हूं कि जब भी होंगे, जहां भी होंगे, एकदम आइडेंटिकल सिचुएशन में होंगे सेंटर से, तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल में ही रहेंगे। ठीक है, ये इसकी बात रहेगी। अब देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल की यदि बात करें, तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल में एक चीज पता होनी चाहिए हमें। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये ए है, ये ए है, ये ए है। ये जो एंगल है 60 डिग्री रहता है। ठीक है, ये सेंट्रोइड है, यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे, ये सेंट्रोइड है। ये जो टोटल लेंथ है, ये जो लेंथ है, तो देखो ये a/2 हो गई, ये a हो गई, तो ये √3 a/2 होगी, और ये इसको 2:1 में काटेगा। ये पता ही है सेंट्रोइड 2:1 में काटता है, इधर वर्टेक्स की तरफ डबल रहती है और ये इसके हाफ हो जाती है। मतलब यदि मेरे को ये लेंथ पूछे कोई, ये वाली लेंथ, तो इस लेंथ को मैं 2/3 पोर्शन इसको दे दूंगा। देखो 2:1 है, तो इसको टोटल कितने हिस्से करेंगे, 3 करेंगे, जिसमें 2 इसको दे देंगे और 1 इसको दे देंगे। डिवीजन करना आता होगा ना बेटा। इस टोटल लेंथ को इक्वल 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक पार्ट ये होगा और 2 पार्ट ये हो जाएगी, डबल है ना उसका, इसलिए। तो इसका ये आ जाएगा a/√3। ये लेंथ आती है a/√3। ये पता भी होगा वैसे, सेंट्रोइड से वर्टेक्स की जो डिस्टेंस है वो a/√3 होती है। ठीक है, और बेटा यदि मैं इसको मिलाऊं इससे, तो टोटल एंगल 60 था, तो ये जो एंगल आएगा ये 30 डिग्री होता है। ये जो एंगल है वो कितना होता है, 30 डिग्री। तो पहले बेटा ये डायग्राम बना लो, ये लिख लो, क्योंकि इसको मिटाना पड़ेगा तभी मैं आगे सोल्व कर पाऊंगा। मेन कंसेप्ट बस सिर्फ समझाना चाहता था कि मैं ऐसे ट्रायंगल में रहेगा और ऐसा कोई घूमता हुआ जाकर के सेंटर पे मिलेंगे। तो इसको लिख लो, फिर अपने इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। लिख लिया होगा? तुम ध्यान से देखो, मैंने ये पता कर लिया कि ये हमेशा एक ट्रायंगल में मूव कर रहा है, और बेटा इसकी वेलोसिटी इधर भी है, ये एंगल 30 डिग्री है, तो इसकी वेलोसिटी का इधर की तरफ एक कंपोनेंट आएगा v cos 30। ये o है और ये a है, तो डिस्टेंस OA जो है
वो तो है a/√3, ठीक है। और इस टाइम पर इसकी वेलोसिटी का जो सेंटर की तरफ कंपोनेंट है वो है v cos 30। बोलो है या नहीं। अब देखो, यदि मैं कहता हूं कि ये हमेशा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल में होगा, तो बताओ किसी भी पोजीशन पर वो जो ट्रायंगल है, कोई भी एक ट्रायंगल लेंगे, उस ट्रायंगल में ये जो एंगल है हमेशा 30 होगा। चाहे वो ट्रायंगल की साइड लेंथ कम होती चली जाएगी, धीरे धीरे वो पास आते चले जाएंगे, रोटेट करता जाएगा ट्रायंगल, लेकिन फिर भी ये एंगल तो 30 रहेगा ना, क्योंकि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये वर्टेक्स के पर जो एंगल है वो तो 60 रहेगा और उसका हाफ ये रहेगा 30। तो ये एंगल चेंज होने वाला नहीं है और ये स्पीड इसकी पहले से कांस्टेंट है। इसका मतलब ये जो वेलोसिटी का कंपोनेंट जो ओ की तरफ आएगा, सेंटर की तरफ आएगा, वो हमेशा हमेशा v cos 30 होगा, चाहे ये पार्टिकल कहीं भी हो। हमेशा सेंटर की तरफ जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो v cos 30 ही बना रहेगा। या फिर मैं इसको ऐसे बोल लूं, यदि कोई ऑब्जर्वर को सेंटर पे बैठा दिया जाए, इस सेंट्रोइड पे बैठा दिया जाए, तो वो यदि किसी एक आदमी को देख रहा है, मान लो यहां तुम बैठ गए और इन तीनों में से किसी भी एक आदमी को देख रहे हो कि क्या कर रहे हैं, तो तुम्हें लगेगा कि ये जो आदमी है कुछ ऐसे मूव कर रहा है कि मेरी तरफ आने की, मतलब सेंटर की तरफ आने की जो वेलोसिटी है वो हमेशा v cos 30 है, ये चेंज नहीं हो रही। बाकी वो घूम रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, लेकिन मेरी तरफ एक कांस्टेंट स्पीड v cos 30 से चला आ रहा है। तो बताओ ये जो डिस्टेंस है इसको कवर करने में v cos 30 स्पीड से कितना टाइम लगेगा। तो मैं कहूंगा t विल बी इक्वल टू OA डिस्टेंस अपॉन v cos 30। तो यह आ जाएगा a/√3 अपॉन v इंटू cos 30 √3/2। तो t विल बी इक्वल टू 2a अपॉन 3v। ये टाइम होगा 2a अपॉन 3v। ये बात समझ में आई। तो ये कंसेप्ट हमें ध्यान रखना कि इस हमेशा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल में होंगे, हमेशा ये एंगल 30 डिग्री रहेगा। इसका कारण हमेशा इसकी वेलोसिटी का सेंटर की तरफ कंपोनेंट कांस्टेंट रहेगा और ये कांस्टेंट स्पीड से सेंटर की तरफ मूव कर रहा होगा। इसी कारण टाइम को हमने डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी करके निकाल लिया। डिस्टेंस अपॉन स्पीड या कहे तो इधर की तरफ अप्रोच की जो स्पीड है वो। बात समझ में आई बेटा। ये टाइम आ गया 2a अपॉन 3v। इतने टाइम बाद ये मिल जाएंगे और कहां मिलेंगे, सेंट्रोइड पर मिलेंगे। तो पूरी लैंग्वेज में लिखना है बेटा, इसको तुम्हें खुद से एक्सप्लेन करना है लैंग्वेज में, ताकि कभी बाद में क्वेश्चन को देखो तो समझ में आए। क्या किया है, हमेशा लिखना कि ये हमेशा कुछ ऐसे मूव करेंगे कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल में रहेंगे, उसकी साइड लेंथ धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, लेकिन ये एंगल हमेशा 30 रहेगा। इसके कारण जो ऊपर बैठा ऑब्जर्वर है, यदि कोई बैठा दिया जाए तो उसको लगेगा कि जो ए है या तीनों में से कोई भी एक पर्सन जो है वो लगातार उसकी तरफ v cos 30 कांस्टेंट स्पीड से बढ़ रहा है और वो वहां पे सेंटर पे मिल जाएगा इतने टाइम बाद। मतलब ये जब यहां पहुंचेगा तो ये भी पहुंच जाएगा, ये भी पहुंच जाएगा, तीनों एक जगह पे मिल जाएंगे। ये मेथड है। एक दूसरा मेथड है, वो क्या कहता है, ये तो पता ही है कि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल में है, ठीक है। तो देखो ये इधर चल रहा है v से और ये इधर चल रहा है v से, ये a है ये b है। मुझे पता है मिलेंगे तो तीनों एक साथ ही। यदि मैं a और b को मिला दूं तो उस टाइम पे c भी अपने आप ही मिल चुका होगा। बस a और b के मिलने का टाइम निकाल लो। तो देखो हमेशा ये तो इसकी तरफ ही मूव करेगा और ये इससे हमेशा 60 डिग्री के एंगल पे ही मूव करेगा, इक्विलैटरल में है ना। तो इधर की तरफ इसका जो वेलोसिटी का कंपोनेंट आएगा वो आएगा v cos 30 और जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट आएगा ये आएगा v sin 60 सॉरी 30 नहीं 60। बोलो आएगा नहीं, इसका v cos 60 और v sin 60। अब देखो एक चीज मैं बोल रहा हूं, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ऑफ a एंड b, ये ध्यान से समझना ये क्या है। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, अप्रोच मतलब एक दूसरे को पास आने के काम कर रहे हैं ये, तो इन दोनों के पास आने की वेलोसिटी क्या है वो पूछा है। तो देखो बेटा इस वेलोसिटी का जो ये दो कंपोनेंट, इसमें से ये वेलोसिटी तो इसको पास लाएगी, ये जो v है ये भी इसको पास लेके आएगी, लेकिन जो ये परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी है ये इसको पास नहीं ला रही है, ना पास ला रही है ना दूर ले जा रही है। ये इसको क्या कर रही है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करवा रही है, मतलब इसको रोटेट कराने की कोशिश कर रही है।
मतलब केवल ये दो वेलोसिटी एक दूसरे को पास आने की कोशिश करेंगे, तो दोनों की जो ये भी पास ला रहा है ये भी पास ला रहा है, तो नेट पास आने की या अप्रोच की जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, v अप्रोच, ये हो जाएगी v प्लस वी कोस 30, और कोस 30 हो जाएगा कितना बेटा, कोस 60 है, सॉरी 30 आ रहा है, v प्लस वी कोस 60, तो ये कोस 60 हो जाएगा 1/2, तो 3v/2, ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आ जाएगी ए और बी की। तो टाइम कितना लगेगा सोचो, कांस्टेंट स्पीड 3v/2 से एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, और कितने डिस्टेंस चलनी है एक दूसरे को मिलने के लिए, एक दूसरे को मिलने के लिए हम ये नहीं देख रहे कहां मिल रहे हैं, हम तो ये देख रहे हैं कि दोनों को मिलना है, तो ये डिस्टेंस ए चलना पड़ेगा, तो ए डिस्टेंस चलना है कितनी वेलोसिटी से, 3v/2 से, तो कितना टाइम लगेगा, 2a/3v, मतलब इतने टाइम बाद मिल जाएंगे। यहां से भी यही आया, यहां से भी यही आया, यहां हमने इनको एक ए को ओ पर पहुंचा है, हमने कहा कि बी भी पहुंच जाएगा, सी भी पहुंच जाएगा सेम टाइम में क्योंकि सिमिलर पॉइंट है, यहां हमने कहा ए और बी को मिला दिया, हमें पता है कि मिलेंगे तीनों एक साथ ही, ए बी सी तीनों हमेशा एक साथ ही मिलेंगे क्योंकि ये आइडेंटिकल सिचुएशन में है। ऐसे तो इतने टाइम बाद ये यहां मिल जाएंगे, बी और सी मिल जाएंगे, मतलब ये सारे एक पॉइंट पर होंगे। ये अप्रोच वाले मेथड से कर लिया, और ये हमने ओ पर पहुंचाने के वाले तरीके से कर लिया, किसी भी तरीके से कर सकते हैं, तुम्हारी इच्छा है, ठीक है। इसको लिखो, फिर इसका सेकंड पार्ट करते हैं, लिख लो बेटा, लिख लिया होगा। अब देखो सेकंड पार्ट पूछा है, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मैन ए बिफोर दे मीट, इनके मिलने से पहले ए कितनी डिस्टेंस चल चुका होगा, तो मैं कहूंगा डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए विल बी इक्वल टू, देखो ए जो है वो एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल पूछा है मतलब हमें स्पीड बतानी है, स्पीड काम में लेनी है, स्पीड तो है कांस्टेंट v, और टाइम मिलने का जो लगा दिया वो, तो ये आ जाएगा v इंटू टाइम हम निकाल चुके हैं 2a/3v, तो ये आ जाएगा 2a/3, इतना डिस्टेंस है, टाइम किसी भी तरीके से निकाला हो उसको मल्टीप्लाई कर दो v से, वो उसकी डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ जाएगी क्योंकि कांस्टेंट से चल रहा है। थर्ड पार्ट है फाइंड साइड लेंथ ऑफ द ट्राइंगल एट एनी टाइम t इक्वल टू t, इनके मिलने से पहले की बात कर रहे हैं, तो ये तीनों मिलेंगे उससे पहले किसी टाइम t पर ये जो ट्राइंगल जो होगा, हमें पता है लगातार इसकी साइड लेंथ कम हो रही है, तो किसी टाइम t पर कितना होगा, तो देखो इस वाले मेथड से करते हैं, या फिर चलो सेकंड वाला मेथड वो ज्यादा बढ़िया रहेगा इसके लिए। मैंने कहा देखो ये ट्राइंगल था, ये इधर v से चल रहा है, ये इधर v से चल रहा है, इसके दो कंपोनेंट थे, इधर आएगा v cos 60, इधर आएगा v sin 60, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ये आई थी v प्लस वी कोस 60, जो कि बन गया था 3v/2, इस रेट से अप्रोच कर रहे हैं, तो ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कुछ नहीं बेटा, रेट ऑफ डिक्रीमेंट ऑफ साइड लेंथ है, देखो रेट ऑफ डिक्रीमेंट ऑफ साइड लेंथ है, तो ये है रेट ऑफ डिक्रीमेंट ऑफ साइड लेंथ, ये हो जाएगी 3v/2, मतलब यही है अप्रोच, ये पास आने की जो वेलोसिटी है यही तो रेट ऑफ डिक्रीमेंट है, इसी रेट से तो ये साइड लेंथ कम हो रही है, तो एट t इक्वल टू t, तो a डैश जो होगा, ध्यान से देखो पहले a था, ठीक है, और कम कितना हो गया होगा, इस रेट से कम हो रहा है, t टाइम में कितना कम होगा, 3v/2 इंटू टी, अरे इतनी वेलोसिटी से t टाइम में कितनी डिस्टेंस चलेंगे, ये वेलोसिटी इंटू टाइम t, इतनी डिस्टेंस चलेंगे, मतलब इतना कम कर चुके होंगे, किस में से, a में से, तो a पहले था और 3v/2 इंटू टी कम कर चुके हैं, तो ये किसी t टाइम पर इसकी साइड लेंथ हो जाएगी, पहले a थी इतना कम कर चुके हैं तो ये बची होगी,
तो ये किसी टाइम पर इसकी साइड लेंथ आ जाएगी। तो बोलो इसमें कोई दिक्कत? तो इस टाइप से क्वेश्चन कर सकते हैं बेटा। बात समझ में आई? अब देखो क्वेश्चन को घुमाएगा कैसे। ट्राइंगल की बजाय वो एक स्क्वायर पे 4 आदमी दे देगा या हेक्सागन पे 6 आदमी दे देगा। तो क्या उससे कोई फर्क पड़ रहा है क्या? हमें मेथड सारे यही लगाने हैं, चाहे कोई सा मेथड लगा दो, ओ पर पहुंचाने वाला लगा लो या फिर दोनों का अप्रोच वाला लगा दो, तुम्हारी इच्छा है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? नोट करो इसको, फिर स्क्वायर और हेक्सागन वाले भी करके देख लेते हैं एक बार। अब देखो बेटा, जैसे स्क्वायर पे कहूं, ये इधर चल रहा है v से, ये इधर v से, ये इधर v से और ये इधर v से, ऐसे मूव कर रहे हैं। एक स्क्वायर में मूव करेंगे और फाइनली कहां मिलेंगे? सेंटर पे मिलेंगे। ठीक है, तो अब देखो मेथड वन तो कहता है कि इसकी वेलोसिटी का इधर की तरफ जो कंपोनेंट आएगा, ये जो डिस्टेंस है पहले तो बताओ कितनी होगी। यदि ये a है और ये a है तो ये आएगी टोटल √2a आती है, उसका हाफ होती है ये a बाई √2। बोलो होती है नहीं? और ये एंगल होता है 45। तो इस वेलोसिटी का इधर की तरफ कंपोनेंट क्या आएगा? v cos 45। तो एक तरीका तो ये हो गया t इज इक्वल टू हो गया a बाई √2 डिवाइड बाई v cos 45। ये भी 1 बाई √2 होगा, तो ये a अपॉन v आ जाएगा। मेथड 2 हम कहेंगे देखो बेटा ऐसे हैं, ये इधर v से चल रहा है और ये इधर v से चल रहा है। ये a है मान लो, ये b है, तो v अप्रोच क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। सोचो, इसकी वेलोसिटी का इधर की तरफ तो कंपोनेंट ही नहीं आएगा क्योंकि 90 डिग्री है बेटा, कोस 90 तो 0 हो जाएगा, मतलब इधर कोई कंपोनेंट ही नहीं है। तो सिर्फ ये इसको घटाने की कोशिश करेगा और ये इसके परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो होगी इन दोनों की वो तो सिर्फ v हो जाएगी। तो टाइम कितना लग जाएगा? a डिस्टेंस चलना है किस स्पीड से? v से, तो a बाई वी किसी मेथड से निकाल लो जो तुम्हारी इच्छा है। जैसे हेक्सागन पे ले लिए, रेगुलर हेक्सागन, तो हेक्सागन पे हमने 6 ले लिए। ठीक है, ये इधर मूव कर रहा है v से, ये इधर v से, सारे सेम स्पीड से चल रहे हैं इससे, तो ये सेंटर पे मिलेंगे। तो बेटा देखो, ये पता होगा कि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनता है। ये साइड लेंथ a है तो ये भी a हो जाती है और ये एंगल 60 होती है। तो टाइम कितना लगेगा? डिस्टेंस चलना है a और v को 60 से, ये v बाई 2 हो गई, तो ये 2a अपॉन v हो गया। ऐसे तो कोई भी हो, किसी टाइम t पर साइड लेंथ भी लिख सकते हैं। a फंक्शन ऑफ टाइम, तो पहले a थी, माइनस किस रेट से कम हो रही है दोनों के बीच की सेपरेशन। तो ध्यान से देखो, यदि मैं कहूं ये तो v से इधर चल रहा था और ये इधर की तरफ चल रहा है, बाहर वाला एंगल कितना होता है? 60 डिग्री। तो इधर की तरफ ये तो v था, तो ये आ जाएगा v को 60। तो बताओ v अप्रोच क्या आएगी? ध्यान से देखना, इसमें ये कम करेगा इसको, लेकिन ये बढ़ा रहा है, तो कम कर रहा है v से, बढ़ा रहा है v cos 60 से, तो अप्रोच नजदीक आने का कितना है? v माइनस v cos 60। ये दूर जा रहा था तो माइनस कर दिया, तो ये आ गया v माइनस v बाई 2, मतलब v बाई 2। v बाई 2 की रेट से कम हो रही है, ये v से कम कर रहा है, ये v बाई 2 से बढ़ा रहा है, तो v बाई 2 से क्या हो रही है? कम हो रही है इफेक्टिव। तो a फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए, तो हो जाएगा a माइनस v बाई 2 इंटू टी। अरे v बाई 2 से t टाइम इतना कम हो जाएगा, पहले a था तो इतना कम हो गया, तो कितना बच गया? a माइनस v बाई 2 इंटू टी। तो इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने आने चाहिए। नोट कर लो इसको, फिर आगे अलग टाइप का क्वेश्चन करते हैं। लिख लिया होगा ये? एक क्वेश्चन लेते हैं कैट और डॉग का, अच्छा क्वेश्चन है।
टफ क्वेश्चन है, पहले बता रहा हूं, एडवांस लेवल प्रॉब्लम है। ये एक रास्ता है, ऐसे समझो दीवार है, दीवार के पास में यहां कैट है, कैट, और यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी नीचे यहां एक डॉग है, ठीक है, यहां कैट है, ये डॉग है। ये कैट जो है इधर की तरफ भाग सकती है, कितनी वेलोसिटी से, u से, और ये डॉग जो है ये भाग सकता है v से, ठीक है। डॉग ऑलवेज मूव्स टुवर्ड्स कैट विद स्पीड v, v इज लेस देन u, मतलब वेलोसिटी ऑफ डॉग जो है वो कम है और वेलोसिटी ऑफ कैट जो है, सॉरी उल्टा कर दिया अपन ने, v इज ग्रेटर देन u। वेलोसिटी ऑफ डॉग जो है वो ज्यादा है और वेलोसिटी ऑफ कैट जो है वो कम है, ये है वेलोसिटी ऑफ कैट, ठीक है। देन फाइंड टाइम आफ्टर विच डॉग कैच द कैट। सोचो, यदि कैट इधर भाग, बस इसकी मजबूरी है या दीवार है, ये कहीं नहीं जा सकती, सीधा भाग सकती है बस। ये डॉग जो है ये हमेशा इसी लाइन पे मूव कर रही है, कंडीशन ध्यान रखना ये वाली। डॉग फिर ये यहां पे है, तो अब सिंपल सी बात है, इसको यदि पकड़ना चाहता है तो वो हमेशा कैट को टारगेट रखेगा अपना। तो कैट यदि यहां होगी ना तो डॉग इधर मूव करेगा, कैट यहां आ जाएगी तो डॉग इधर मूव करेगा, मतलब ये हमेशा जो अपनी वेलोसिटी जो है, डायरेक्शन जो है वो हमेशा कैट की तरफ रखेगा, लेकिन मैग्नीट्यूड जो है वो इसका फिक्स है v और इसका फिक्स है u। अब देखो, यदि डॉग इसको पकड़ पा रहा है तो पक्का है डॉग की वेलोसिटी ज्यादा रही होगी कैट से। क्यों? क्योंकि बेटा पहले से दूर था, इस डिस्टेंस को भी खत्म करना है और कैट और भागेगी उसको भी खत्म करना है, तो ऐसा तो तभी पॉसिबल है जब डॉग की वेलोसिटी क्या रही होगी, ज्यादा रही होगी। तो हमें कितने टाइम बाद पकड़ लेगा वो बताना है, और ये सेपरेशन पहले डी थी। तो सोचो, कैट तो सीधा सीधा भागेगी इधर, कोई दिक्कत, डॉग कुछ ऐसा रास्ता अपनाएगा इसकी तरह ऐसा, और यहां जाके पकड़ पाएगा इसको, ऐसे यहां जाके इसको पकड़ लेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो एक्चुअल में जब डॉग यहां कहीं रहा होगा तो इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ रही होगी, टेंजेंशियल पाथ के, क्योंकि यहां पे कैट रही होगी, तभी तो कैट की तरफ भाग रहा है। देखो ये इधर की तरफ भाग रहा होगा v से और कैट इधर चल रही होगी u से, ठीक है। तो किसी टाइम t की बात कर रहे हैं, एट t इक्वल टू टी है ये, तो मैंने कहा देखो दोनों की वेलोसिटी के बीच का जो एंगल है, इसकी वेलोसिटी इधर इसकी इधर, ये एंगल थीटा हो गया। थीटा टाइम के साथ चेंज हो रहा होगा, यहां थीटा दोनों का 90 डिग्री होगा, घटता घटता और यहां पे चेंज होता इधर आ जाएगा और यहां जाके पकड़ लेगा। तो देखो बेटा, जब ये यहां आके पकड़ रहा है तो मैं कहा यहां t इक्वल टू टी नोट हो गया, ये टाइम क्या हो गया, t इक्वल टू टी नोट। तो देखो एक तो इक्वेशन हमारे पास ये है कि दोनों के बीच की जो सेपरेशन है, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, इसको मैं बोल देता हूं s। लेट डिस्टेंस बिटवीन डॉग एंड कैट एट t इक्वल टू टी इज s। दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है t इक्वल टू टी पर क्या है, s, जो कि इनिशियल d रही होगी और फाइनल 0 हो गई होगी, किसी टाइम t पर s मान लिया। तो इस s के जो डिक्रीज होने की रेट है वो क्या रही होगी, तो इसको मैं बोलूंगा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ऑफ कैट एंड डॉग। दोनों की वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बताना है अपने को। तो ये v अप्रोच जो है ये आ जाएगी, देखो ये डॉग इसकी तरफ आ रहा है v से, लेकिन ये चल रही है u से इधर,
तो u के दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर की तरफ आएगा, ये u cos थीटा, सॉरी u cos थीटा, और दूसरा इसके परपेंडिकुलर आएगा u sin थीटा। परपेंडिकुलर वाला तो इन दोनों के बीच की सेपरेशन को खत्म करेगा नहीं, तो जो ये इधर वाला कंपोनेंट है इसकी सेपरेशन को बढ़ा रहा है। सोचो, ये सेपरेशन कम करने की कोशिश कर रहा है, ये बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। हमें पता है ये ज्यादा है, तो बताओ कम कितनी रेट से हो रही होगी? v माइनस यू कोस थीटा, तो ये रही होगी v माइनस यू कोस थीटा, बोल रही होगी या नहीं? ठीक है, ये जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है ये एक्चुअल में है रेट ऑफ डिक्रीमेंट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन कैट एंड डॉग। इन दोनों के बीच की सेपरेशन के घटने की रेट तो है, तो क्या मैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच को बोल सकता हूं ds/dt, और ज्यादा अच्छे से कहूं तो माइनस ds/dt। यहां ये निगेटिव साइन क्यों लगाया है इसको समझो। माइनस इसलिए लगाया क्योंकि s जो है, दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो कम हो रही है, कम हो रही है, इसीलिए मैं कहा कि जो चीज घट रही है तो उसका रेट ऑफ चेंज निगेटिव होता है, तो उस निगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए एक निगेटिव और लगा दिया, तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी बन गई, जो कि ये भी पॉजिटिव है। देखो v माइनस यू कोशिटा पॉजिटिव चीज आई क्योंकि v ज्यादा है और यू कोशिटा कम होगा, तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये निगेटिव साइन जरूरी है बेटा, यहाँ ये आ गया, ये है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अप्रोच है इसलिए बेटा निगेटिव लगाना पड़ेगा, यदि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होती, दूर जा रहे होते, तो ये माइनस नहीं लगाते उस केस में। dt को इधर भेज दे तो ये आ जाएगा माइनस ds इज इक्वल टू v माइनस यू कोस थीटा इंटू dt। दोनों तरफ क्या कर दो? इंटीग्रेशन। s पे जो पहले इनिशियल जो सेपरेशन थी वो d थी, और फाइनल सेपरेशन 0 हो गई। इनिशियल टाइम 0 था और जब पकड़ लिया उस टाइम पे टाइम t0 हो गया, यही निकालना अपने को। तो सोचते हैं, अब देखो ds का इंटीग्रेशन तो ऐसा जाएगा, तो ये बन जाएगा 0, माइनस तो पहले से है बेटा, और ds का इंटीग्रेशन आ गया s, अपर लिमिट 0 माइनस लोअर लिमिट ये इज इक्वल टू, इस दोनों को अलग अलग कर लो तो v कांस्टेंट है, u भी कांस्टेंट है, लेकिन थीटा टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो देखो dt को इसके साथ रखेंगे v dt, v तो बाहर आ जाएगा और dt बन जाएगा टाइम, टाइम रख दूंगा t0, ठीक है, माइनस u भी बाहर आ गया इससे, लेकिन कोस थीटा को बाहर नहीं ले सकता क्योंकि थीटा जो है टाइम के साथ चेंज हो रहा होगा। देखो जैसे जैसे इधर आएंगे वैसे वैसे थीटा चेंज हो रहा होगा, और कैसे चेंज हो रहा है वो भी मुझे नहीं पता, तो इसको ऐसे कैसे रहने दो, कोस थीटा dt 0 से t0, ये चीज मुझे नहीं पता, ठीक है, इसको भी ऐसे रहने दो। तो यहां से एक चीज आ गई, d इज इक्वल टू वी t0 माइनस u इंटीग्रेशन 0 टू t0 कोस थीटा dt, इसको इक्वेशन 1 बोल दिया। बेटा यहां इस इंटीग्रेशन को सोल्व कर ही नहीं सकते हम, क्यों? इसको सोल्व करने के लिए थीटा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पता होना चाहिए, और मुझे टाइम के फंक्शन में थीटा ऐसे पता नहीं है, तो इसको सोल्व करने के लिए एक दूसरा मेथड लगाना पड़ता है। यही एक क्वेश्चन थोड़ा टफ बनता है कि दूसरा क्या किया जाए। पहले बता रहा हूं बेटा, ये क्वेश्चन जो ले रहा हूं मैं ये एडवांस लेवल प्रॉब्लम है, मेडिकल वाले चाहे इसको स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो डी इज इक्वल टू ये आ गया इक्वेशन 1। अब देखो दूसरे इक्वेशन के लिए क्या करते हैं। मैंने कहा कि यदि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखा जाए, ये तो सेपरेशन की बात थी दोनों की, यदि कैट यहां से दौड़ के यहां पहुंची और इसने इसको कैच कर लिया, तो ये जो टोटल डिस्टेंस है बताओ कितनी है? ये u स्पीड से t0 टाइम तक चलेगी तो डिस्टेंस होगी u इंटू t0। यदि डॉग इसको कैच कर रहा है तो डॉग ने इसको जब पकड़ लिया यहां पे, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इस x डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में जो दोनों की जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो सेम होना चाहिए। y में तो ये चल ही नहीं रही, y में ये चल रहा है बस, वो तो इसको पास आना है इसलिए, अदरवाइज इस साइड में दोनों डिस्टेंस ट्रेवल क्या होने चाहिए? सेम। तो मैं कहूंगा in x direction distance traveled by both should be same when
इट कैच द कैट। जब इस कैट को पकड़ लेता है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, जब पकड़ लेता है तब की बात है, तब पकड़ा ही नहीं है तब तो दोनों अलग अलग चल रहे होंगे, लेकिन जब पकड़ लिया तो दोनों सेम चलेंगे। तो मैं कहूंगा इसकी तो लिखूंगा u इंटू टी नोट, डिस्टेंस जो कैट की आएगी वो आएगी u इंटू टी नोट। बस डॉग की x डायरेक्शन की डिस्टेंस निकालनी है। ये तो आ गई u इंटू टी नोट, तो किसकी, u स्पीड से टी नोट टाइम में कैट की। लेकिन बेटा डॉग जो है v से चल तो रहा है, लेकिन वो सारी की सारी वेलोसिटी x में नहीं है, वो अलग अलग टाइम पर अलग अलग डायरेक्शन में है। तो देखो ये यदि मैं बात करूं इधर की तरफ, तो ध्यान से देखो इसकी वेलोसिटी का x डायरेक्शन से एंगल, x मतलब यही है, वेलोसिटी मतलब यही है, तो ये जो एंगल है ये तो थीटा ही है बेटा। तो वेलोसिटी का इधर की तरफ जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा v कोस थीटा। कितना आएगा, v कोस थीटा। मतलब किसी टाइम t पर इसकी जो x डायरेक्शन में वेलोसिटी है वो है v कोस थीटा। तो डिस्टेंस टेबल क्या होगा, v dt, डिस्टेंस टेबल ये होता है। तो v कोस थीटा तो वेलोसिटी, dt मतलब टाइम के साथ इंटीग्रेशन कर दिया इसका, कहां से कहां तक, 0 से t नोट। ध्यान से देखो बेटा वेलोसिटी v होती है, तो डिस्टेंस टेबल निकालने के लिए v dt मतलब एरिया अंडर वी का, और देखो मैंने बताया था तो v dt करते हैं, तो v तो हो गया v कोस थीटा, dt टाइम के साथ इंटीग्रेशन कर दिया 0 से t नोट तक, दोनों इक्वल हो गए। तो यहां से एक चीज पता चल गई कि इंटीग्रेशन ऑफ v तो बाहर ले लेंगे, कांस्टेंट है, कोस थीटा dt 0 से t नोट, ये आ जाएगा u t नोट अपॉन v इक्वेशन 2, u t नोट अपॉन v इक्वेशन 2 आ गया। इसको उठा के कहां रख देंगे, इसमें रख देंगे। तो पहले एक काम करो, यहां तक लिखो, फिर उसके आगे करते हैं। लिख लिया होगा बेटा, मैं इधर वाला मिटाता हूं ये, तो इसको उठा के इसमें रख देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यह आ जाएगा d इज इक्वल टू वी टी नोट माइनस u, और इसको रख देंगे u टी नोट अपॉन v। एलसीएम ले लो, तो d इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस u स्क्वायर टी नोट अपॉन v। तो टी नोट विल बी इक्वल टू वी डी अपॉन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये टाइम है। तो देखो बिना इस इंटीग्रेशन को सोल्व किए हमने टाइम निकाल लिया, क्योंकि यहां से उठा के इस चीज को इसमें रख दिया। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत टफ क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। यदि किसी को कोई भी डाउट हो इसमें तो जरूर मेरे से डिस्कस करना है, ठीक है, सभी को समझ में आना चाहिए। ये डिस्टेंस टाइम आ गया इसका, ये इधर वाला भी नोट कर लिया होगा, तो मैं थोड़ा सा और मिटा देता हूं। एक सेकंड पार्ट और करते हैं इसका, जिसमें पूछता है फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय डॉग। पकड़ने से पहले इसको डॉग कितनी डिस्टेंस, देखो कैट का तो u इंटू टी नोट आ गया, तो डॉग का देखो डिस्टेंस ऑफ डॉग, एस डॉग, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय डॉग विल बी इक्वल टू उसकी वेलोसिटी इंटू टाइम टी नोट, यह आ जाएगा वी स्क्वायर डी अपॉन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये आ जाएगा। बेटा स्पीड तो कांस्टेंट है ना उसकी, तो डिस्टेंस टेबल तो स्पीड इंटू टाइम निकालना है, वो ही लिख दिया अपन ने। तो ये मेथड है बेटा, ठीक है। नहीं समझ में आता तो वीडियो को दोबारा देखो, 3 बार देखो, लेकिन इसको समझो, इस मेथड को रट लो, रटा हुआ होना चाहिए, कहीं भी क्वेश्चन दिखे तुरंत सोल्व हो जाना चाहिए ये, ठीक है। ओके, नोट करो, लिख लो इसको बेटा।